गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रिटेल बैंकिंग के बारे में। रिटेल बैंकिंग जिसे खुदरा बैंकिंग भी कहा जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली विकास के विभिन्न चरणों से गुजरी। विभिन्न चरणों में पहला चरण 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तक चला, जिस दौरान भारतीय बैंकों ने पारंपरिक बैंकिंग के अतिरिक्त थोड़ा बहुत नवीन कार्य किया। दूसरा चरण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के विकास का 15 अप्रैल 1980 से शुरू होता है, जब 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि बैंकिंग प्रणाली के बहुमुखी विस्तार पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक बैंकिंग को अत्यधिक महत्व दिया गया। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के विकास का तीसरा चरण 1990 के पश्चात से शुरू होता है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया गया, जिसे LPG कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। इस अवधारणा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रवर्तक बैंकिंग या इनोवेटिव बैंकिंग को प्रोत्साहित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात तेजी से हुए आर्थिक विकास के साथ साथ आय बढ़ने तथा गरीबी हटाने के लिए बैंकों को एक परिवर्तनकारी एजेंट की भूमिका के रूप में देखा जाने लगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में पहला कदम यह उठाया गया कि बैंकिंग कार्यकरण को थोक अथवा एलिटिस्ट बैंकिंग से फुटकर अथवा जन या जिसे मास बैंकिंग में परिवर्तित किया गया। इस परिवर्तन का जो स्वरूप जो है वो निम्न कार्यक्रमों के तौर पे उभरा, जिसको यहाँ पे वर्णित किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला है बैंक शाखाओं में वृद्धि, अर्थात बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों ने शाखा विस्तार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। बैंकों की शाखा विस्तार नीति के 2 मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम यह कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जाए और दूसरा यह कि ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाए। जहां योजना काल के दौरान सन 1951 में भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं 2647 थी, वही जून 2005 में बढ़कर 68,500 पहुंच गई है। 2012-13 में 1,02,377 तथा 2013-14 से बढ़कर 1,09,811 हो गई है। यद्यपि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। दूसरा पॉइंट है जन बैंकिंग व्यवस्था, जिसे मास बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली वर्ग बैंकिंग से जन बैंकिंग, फ्रॉम क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग हो गई है, अर्थात जनता को अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाएं या जनतानुमुखी हो गई हैं। वर्तमान में खाताधारियों की संख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें छोटे निक्षेपों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारियों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट है अग्रणी बैंक योजना, जिसे लीड बैंक स्कीम भी कहा जाता है। अग्रणी बैंक योजना भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए हैं तथा
उन पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि व्यक्तिगत जिलों का सर्वेक्षण कर उनकी शाखा आवश्यकताओं, निक्षेप क्षमता, शाखाओं के विस्तार तथा सामान्य विकास की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जून 1993 तक लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत कुल 483 जिलों में कार्य हुआ तथा सभी सार्वजनिक बैंकों ने इस स्कीम को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा क्षेत्र विचारधारा, सर्विस एरिया अप्रोच। अप्रैल 1989 से अग्रणी या लीड बैंक योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र उन्मुखता कार्यक्रम चलाने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देशित किया। इस योजना में कुछ समीपवर्ती गांवों के विकास की जिम्मेदारी चुनी हुई शाखाओं को सौंप दी जाती है, जो सौंपे गए क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है और आवश्यकताओं के आधार पर अपने क्षेत्र के लिए साख योजना तैयार करती है और साख उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभेदक ब्याज दर योजना, जिसे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम भी कहा जाता है, DRI स्कीम। इस योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समाज के वे वर्ग जो बैंकिंग सुविधाओं से अछूते हैं या कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उन सभी को मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से उनको फ़ायदा पहुंचा जाए, इसके लिए ये DRI स्कीम जो है वो लागू की गई। नेक्स्ट में जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र को उधार, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष योगदान है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की कुल GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अत्यधिक था। प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिमों का 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान करेंगे। इस क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया: कृषि, लघु उद्योग, छोटे सड़क एवं जल परिवहन, खुदरा व्यापारी, लघु व्यवसायी, व्यवसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन, शिक्षा, आवास, स्वयंसेवी संगठन एवं NGOs को दिए गए ऋण। मार्च 2005 तक बैंकों के कृषि ऋणों के बकाया 1,22,370 करोड़ रुपए तथा लघु उद्योग ऋणों के बकाया 76,114 करोड़ रुपए थे। अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में बकाया 1,47,143 करोड़ रुपए थे। इस प्रकार पिछले वर्षों में बैंकों द्वारा प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अत्यधिक उदारता से ऋणों में वृद्धि के कारण उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट है उपभोक्ता ऋण योजना, कंज्यूमर लोन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय बैंकों ने अल्प एवं मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उपभोक्ता ऋण देना प्रारंभ किया है। ये ऋण व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत मोटर कारों, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, कूलर, सिलाई मशीन आदि टिकाऊ वस्तुओं के लिए दिए जाते हैं जो किस्तों में भुगतान योग्य होते हैं। भारतीय बैंकिंग में यह नई प्रवृत्तियां देखने को मिली है कि अब बैंक अपने उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। अभी तक बैंक थोक बैंकिंग अर्थात वर्ग विशेष या क्लास बैंकिंग के लिए ही जाने जाते थे, किंतु अब बैंकों ने फुटकर बैंकिंग या मास बैंकिंग के लिए
अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। अब बैंकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग जैसे दस्तकार, छोटे किसान, मजदूर, अपंग, हथकरघा, शिक्षित बेरोजगार, आदिवासी आदि को भी ऋण मिलने लगे हैं। यद्यपि ऐसे ऋणों में जोखिम अधिक है, किंतु सामाजिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है। थैंक यू सो मच।